सब्जेक्ट पर चर्चा जरूर करेंगे, क्योंकि महंगाई एक का जो अभी आंकड़ा आया है आपके सीपीआई का, खुदरा महंगाई दर का, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जिसको बोलते हैं, वो 5% से ज्यादा आया, 5.08% आया है, जबकि 5% से नीचे का अनुमान था आरबीआई का। तो एक थोड़ा सा चिंता का सबब तो ये है ही है, उस पर जरूर चर्चा करेंगे। 3-4 चीजों से की वजह से महंगाई अफेक्ट हुई है। बट उससे पहले आज है शनिवार, तो शनिवार को म्यूचुअल फंड की कई सारी क्वेरीज हो गई हैं, अब इनको ले लेते हैं। अभी सवेरे हमने कुछ हद तक जो है कवर कर दिया था, उसके बाद में फिर देखता हूं। ओके, ये है धवल पालेकर सर हैं, यहां से शुरू करता हूं। इन्होंने बोला है सर बजट से पहले कुछ क्वांटिटी रिडीम करें क्या। तो इसके मामले में मैं पालेकर सर ये बोलना चाहूंगा कि आपको अगर पैसे की जरूरत है तो जरूर इस समय आप रिडीम कर सकते हैं, साल 8 साल में अगर जरूरत है तो। अगर जरूरत नहीं है तो कोई भी मैटर नहीं बनता है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट के साथ छेड़छाड़ करें, ठीक है ना। आगे इस पर हम जरूर चर्चा करेंगे, वीडियो जो बनाएंगे। क्यों मैं बोलता हूं कि अननेसेसरी रिडीम नहीं करना चाहिए, बिकॉज वी आर द इन्वेस्टर नॉट ए ट्रेडर्स। हम लोग इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर नहीं है। बहुत सारे ट्रेडर का मैं नाम बताऊंगा, नामी गिरामी ट्रेडर्स का, जिन्होंने देखा कि यार ट्रेडिंग में केवल जो सुकून और चैन ही जाता है, जबकि लॉन्ग टर्म में फायदा किससे मिलता है, इन्वेस्टमेंट से फायदा मिलता है, क्योंकि उसका अकुमुलेशन हो जाता है और अकुमुलेशन के ऊपर आपकी कंपाउंडिंग लगती है। ये आपको धीरे धीरे समझ में आएगा जैसे जैसे आप जुआई टॉक्स को देखते रहेंगे। अगला रिलीजन ऑफ पीस। सर आप लोग कृपया नाम लिख दिया करें तो थोड़ा अच्छा रहेगा जो एड्रेस करने में और बात करने में। निफ्टी ऑल टाइम हाई पर है बट पोर्टफोलियो टोटल रेड है, ठीक है ना। अभी इनको गुप्ता जी ने दिया है, रिप्लाई भी दिया है, निफ्टी 50 में सिर्फ लार्ज कैप फंड्स आते हैं। आपने मिड कैप और स्मॉल कैप लिया होगा इसलिए रेड है, क्योंकि कल मिड कैप और स्मॉल कैप में तेजी नहीं थी। ओके, देखिए सर, ऐसा है कि किसी भी इंडाइसेस का एक टाइम होता है। मिड कैप अभी भी चल रहा है, लेकिन स्मॉल कैप थोड़ा सा दबाव में है। बट फिर भी क्या हुआ कि 2-3 दिन चला है, नहीं तो एक हफ्ता पूरा जो है स्मॉल कैप आपका किसमें था, जो दबाव में था। तो जब दबाव में रहेगा मींस क्या होता है कि वो उस टाइप के शेयर्स आपके नहीं चल रहे हैं। जब तक शेयर्स का प्रॉफिट नहीं होगा तब तक आपका पोर्टफोलियो कहां से दिखेगा, यानी भी आपकी बढ़ेगी नहीं। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि हमेशा आपका एज के मुताबिक एलोकेशन तीनों इंडाइसेस में होना चाहिए, लार्ज कैप में, मिड कैप में और स्मॉल कैप में। कभी भी एक पर हमें डिपेंड नहीं होना है। मैं इसीलिए बार बार बोलता हूं कि रिटर्न को देख करके कभी भी हमें फंड का चॉइस नहीं करना है। हमें हमेशा अपने गोल को सेट करके रिस्क को मिटिगेट करते हुए कभी भी अपने पोर्टफोलियो का चयन करना है। जैसे इस समय देखिए, अगर लार्ज कैप है, पीएसयूज है जिनके फंड्स में उस टाइप के हैं, या मिड कैप भी मान लिया है, तो वो थोड़ा सा ज्यादा प्रॉफिट में हो रहे हैं बनस्पत की स्मॉल कैप के। और एक बार मैंने एग्जांपल भी दिया था आपको 2008 से लेकर के 2018 तक की, कि जिन्होंने स्मॉल कैप में निवेश किया था उनका उस हिसाब से गेन नहीं था। उन्होंने क्या किया था, जिन्होंने उस समय लगाया था, जिन्होंने वही 2013 में डाल दिया था पैसा, वो 2023 में माला माल हो गए थे 10 साल में। लेकिन जिन्होंने 2008, 9, 10 में किया था वो 2018 तक बहुत कम स्मॉल कैप में रिटर्न पाए थे। तो इसीलिए बोलते हैं कि ये इंडाइसेस भी एक सीक्वेंस के मुताबिक चलती हैं। लेकिन जब ये गवर्नमेंट फॉर्म हुई है उस समय माइक्रो इकोनॉमी पर जरूर जोर दिया जाएगा। वो मैं आऊंगा, अभी महंगाई पर जब करूंगा, चर्चा करूंगा, तब उसके बाद में देखूंगा। कई सारी मैं वो ले रहा हूं, क्वेरीज ले रहा हूं, तो ये बातें आप समझ रहे होंगे। तो इसलिए पोर्टफोलियो जो आपने सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद में अगर ज्यादा फंड है तो पोर्टफोलियो को अपने बैलेंस करिए, उन फंड्स को निकालिए उसमें से छाट करके, और तकरीबन हर इंडाइसेस का जो कि आपको जुगानी टॉक्स पर अगर आप विश्वास रखते हैं, मेरे व्यूअर और सब्सक्राइबर हैं, तो आप उसी हिसाब से अपने फंड का एलोकेट करें, तो कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी इंडाइसेस चलेगा तो आप टेंशन फ्री रहेंगे, ठीक है ना। आज के टाइम पर आप देखिए, अगर किसी का भी पोर्टफोलियो लार्ज कैप में भी है तो 17-18% जा रहा है, 19% जा रहा है। मैं तो देख करके ताजुब हूं, जबकि मैं लार्ज कैप से 12 से 14% की ही उम्मीद करता हूं। लेकिन आज के टाइम पर देखिए 17-18-19% तक जो लोगों के जा रहे हैं, रिटर्न जा रहे हैं ओवरऑल जो है, अगर कंपाउंडिंग देख रहे हो 3 साल 5 साल का, तो ये जो देखने वाली बात है। जब भी इंडाइसेस चलते हैं तो पीछे के भी रिटर्न को आगे कर देते हैं। चलिए सर, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, और जो है यही बात अपना गुप्ता जी ने भी बोलने की कोशिश करी है। गुड गुप्ता जी, ठीक है। फिर धवल पालेकर से फिर बोल रहे हैं, यस रैली आई लेकिन पोर्टफोलियो लाल है। पालेकर सर, मैं आपको अभी यही बात मैंने एड्रेस करा है कि जब तक आप अपने इसको इंडाइसेस को सही तरीके से आप अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस नहीं करेंगे ना, तो ये हमेशा एक टाइप की प्रॉब्लम बनी रहे। हाँ, कुछ दिन के लिए अगर मान लिया उस इंडाइसेस में आ गया, रिजल्ट आ गया, तो वो दिखेगा। लेकिन ओवरऑल अगर देखना है, रिजल्ट देखना है, तो हमें फिर उसके बाद में
क्या करना पड़ेगा, उन चीजों को पक्का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद में धनंजय सर बोले पोर्टफोलियो डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड ठीक है सर, कोई बात नहीं है, आप जो थोड़ा सा पेशेंस रखें, और फिर मैं बता रहा हूं पोर्टफोलियो का बैलेंसिंग जरूर करें। पोर्टफोलियो का बैलेंसिंग मैंने बार बार बताया हुआ है, नहीं तो अपने पोर्टफोलियो को डालिए, मैं उसको आपको कर देता हूं सही तरीके से। एक बार कर लिया तो 1 साल के अंदर आपकी ये समस्या सॉल्व हो जाएगी। उसके बाद में गुजरात बंधु सर का ये मेरे को समझ में नहीं आया, 13-13, 13-34, 13-34 नहीं समझ में आया सर मेरे। पोर्टफोलियो ग्रीन, क्योंकि इतना मतलब जो है सर मेरे को वो नहीं समझ में आती, जो कोडिंग डिकोडिंग समझ में नहीं आती है, ठीक है। ओके, बिल्कुल साफ सीधी बात करें, वो मतलब जो मेरे को साफ सीधी बात मैं करता हूँ, साफ सीधी बात क्या होती है, दिल को लगती है आमने सामने से। सर FIH टॉप पर बाइंग कर रहे हैं क्या? आज के दौर में रिटेल इन्वेस्टर्स बाजी मार रहे हैं, पहले रिटेल इन्वेस्टर टॉप पर बाइंग करते थे। गुप्ता जी, रिटेल इन्वेस्टर्स ने मौका ही नहीं दिया, इनको मौका कहां दिया है, आप खुद सोचिए, इनको मौका कहां दिया है। ये तो जो छटपटाते हुए रह गए हैं, उन्हीं को तो बात छोड़िए, बड़े बड़े जो पंटर हैं अपने यहाँ पर पैसे लेकर के बैठे हो, वो भी इंतजार करते ही रह गए हैं, क्योंकि रिटेलर्स इनको मौका ही नहीं दे रहे हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि कोविड के बाद से जो ये जागरूकता आई है, जब से लोगों के हाथ में हट गया, मैंने आपको बताया नहीं था स्टेट वाइज कितने सारे स्टेट में, अरे मैं आपको बताऊं कि यूपी जैसे स्टेट में करीब जो है ये 1.5 पौने जो है ये अपना 2 करोड़ जो है 1.25-2 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टर हो गए हैं, बंगाल में हो गए हैं, महाराष्ट्र तो चलो ठीक है सबसे एडवांस था ही था, और भी कई सारे स्टेट हैं, गुजरात चलो एडवांस था, लेकिन अभी तो यहाँ पर भी लोग जो है इन्वेस्टमेंट में रुचि ले रहे हैं। तो ये हमारे लिए और आपके लिए अच्छी बात है कि कम से कम आज के टाइम पर रिटेलर्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बट जैसे आपकी एमपी और सेबी कदम उठा रही रिटेलर्स के हित में, ये सबसे अच्छी बात है, इसको सोचने वाली बात है। और यहां पर हमने सिर्फ और सिर्फ एक चीज के लिए तैयार करना है, जब भी दबाव आएगा, जब भी गिरावट आएगी, वहां पर केवल रिटेलर्स में पैनिक ना फैले, उनका पोर्टफोलियो सही तरीके से उनको बैलेंसिंग आ जाए, फिर उनको प्रॉफिट लेने से, और दूसरा टाइम देना मार्केट को आ जाए, तो उनको प्रॉफिट लेने से कोई नहीं रोक सकता है। ये बात बिल्कुल सही है। सो भाई मैं कभी भी, इसीलिए मैंने शेयर्स को छोड़ दिया भाई, ठीक है ना। मेरे एक मित्र ने, मैंने बताया था मेरे लिए कुछ क्रिप्टो जो है ये कर दिए थे, अपना खरीद दिए थे, लेकिन वो मेरे को समझ में नहीं आया, होल्ड कर रखा हूं मैं, जो है उसमें है क्वांटिटी में अच्छा खासा, उसमें आज की डेट में प्रॉफिट भी है, लेकिन मैंने उसको छोड़ दिया, क्योंकि ये म्यूचुअल फंड वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है, देश की तरक्की में आपका पैसा लग रहा है सबसे नंबर 1। और दूसरी चीज क्या है, ये आपका डाइवर्सिफाई हो जाता है, अपने आप में एक फंड इतना डाइवर्सिफाई है, 2-3 फंड आपके हो गए, 4 फंड आपके हो गए, वेल डाइवर्सिफाइड आप हो गए, और सही तरीके से आपने अगर चुनाव कर लिया है, टाइम दे दिया है, तो डेफिनेट है, आपको मैंने 3 साल 5 साल 10 साल का एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है ना। सर SWP पर डिटेल वीडियो बनाइए, ये बोल रहे हैं हमारे रंधवा सर, बोल रहे हैं, ठीक है सर, जरूर मैं इस पर वीडियो कर दूंगा, अपना बना दूंगा। उसके बाद में गुजरात बंधु सर भी बोल रहे हैं बराबर है, ये है। और उसके बाद में चलिए ठीक है, FII 22 का हो गया, टॉप पर बाई करना है, ये भी हो गई रिप्लाई। SWP पर डिटेल्ड वीडियो बनाइए, जरूर सर बना दूंगा। SWP किस प्रकार से करी जाए एलोबरेट, ठीक है सर, मैं आपके लिए इसके लिए कर देता हूं किसी दिन, और हो सकता है कल संडे है तो कल भी अगर एक आध वीडियो एक्स्ट्रा डालूंगा, टाइम लगा तो कर दूंगा। फिर उसके बाद में श्याम सिंह सर बोल रहे हैं, भाई साहब नमस्कार, नमस्कार नमस्कार भाई साहब, ठीक है ना। उसके बाद में फिर पालेकर सर बोल रहे हैं कि थैंक्स सर, मेरा सवाल ये है कि क्या कुछ साल में पेशेंस डेवलप हो जाएगा और म्यूचुअल फंड में प्रॉफिट बुक करना सही रहेगा या क्वांटिटी ऐड करना सही रहेगा? पालेकर सर मैं आपको एक चीज बता दूं कि यस, आपके अंदर जैसे ही वोलेटिलिटी आपको समझ में आ जाएगी, आप उतार चढ़ाव देखेंगे, क्योंकि कोविड के बाद से कोई ऐसी सिचुएशन बड़ी आई नहीं है। थोड़ा सा जब रसिया और यूक्रेन का हुआ था उस समय आया था, थोड़ा सा इजराइल और इसमें आया था, और थोड़ा सा अभी इलेक्शन के टाइम पर ना के बराबर आया, जर्क आया, इसको करेक्शन नहीं बोलते हैं, इसको जर्क बोलते हैं। और थोड़ा सा 10% 15% का करेक्शन आम बात होती है, ये तो बुल रन में भी आती है। बियरिश में जब आपका 20% से ज्यादा हो जाता है, तब आपकी मार्केट बियरिश मोड में जाती है, और उस समय अच्छा खासा टाइम होता है हमें पूरी ताकत लगा करके उसके बाद में करने का। इसका मतलब कतई नहीं है कि हम बुल रन में इन्वेस्ट ना करें, हो सकता है बुल रन कितने दिन चले तो हम इंतजार ही करते रह जाएंगे उस पैसों को रख करके, उसमें और ज्यादा हमारा नुकसान है, क्योंकि चाहे बियरिश टर्म भी होगा तो एक दिन वो हटना ही हटना है। तो सोहाई आपके सवाल में ही आपका जवाब है कि
क्वांटिटी ऐड करना सही रहेगा। यस डेफिनेट है, क्वांटिटी ऐड करना सही रहेगा। आप वीडियोस को देखिए, हमने अकुमुलेशन पर, हमने कंपाउंडिंग पर काफी सारी वीडियोस आप लोगों के लिए डाली हुई हैं। काफी सारे एजुकेट करने के लिए आप लोगों को हमने डाला हुआ है। इतनी हमने मेहनत करी हुई है। अगर उसमें मिलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर डिटेल, जैसे अभी रंधवा सर बोल रहे हैं, तो इस प्रकार से क्लियर क्वेश्चन जहां पे डाउट होता है वहां पे आप लोग डालिए। मैं अगेन फिर मैं वीडियो बना दूंगा। अगर आप लोग मेहनत तो आप लोग कर ही रहे हैं। सबसे बड़ा सौभाग्य यह है कि कम से कम आप लोग जुड़ रहे हैं और इतनी अच्छी जानकारियां आप लोग ले रहे हैं कि भविष्य में आपको बहुत अच्छा ग्रोथ होने वाला है। मैं सही बताऊं कि पोर्टफोलियो जब एक बार अक्युमुलेट हो जाता है और पोर्टफोलियो पर कंपाउंडिंग स्टार्ट हो जाती है तो इक्विटी एक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है, वन ऑफ द बेस्ट एसेट है। ये बात मैं बोल रहा हूं, लेकिन आपको इसकी वोलेटिलिटी समझ में आनी चाहिए। इसका उतार चढ़ाव आपके समझ में आना चाहिए। आपको यह समझ आना चाहिए कि मार्केट को हम टाइमिंग नहीं कर पाएंगे। हमें सिर्फ और सिर्फ हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें मार्केट को टाइम देना है और जो बताया हुआ थंब रूल है उस थंब रूल के मुताबिक ही हमने निवेश करना है। अगर उस थंब रूल के मुताबिक आप निवेश कर रहे हैं तो आपके दिल दिमाग में सुकून रहेगा। आप एक अच्छे इन्वेस्टर के जैसे अपना निवेश करेंगे और उस पर फिर कंपाउंडिंग का लाभ लेंगे। मेन मोटिव ये होना चाहिए। ध्यान से आप लोग तसल्ली से सुनिए और खुले दिल से, संकोच नहीं करना है। जैसे क्लास में होता है, कई हमारे साथ भी होता था, कई सारे क्वेश्चन हम करने में संकोच कर जाते थे, कहीं ऐसा ना हो अगला क्या सोचेगा। कुछ नहीं सोचेगा। इस मार्केट में जिसने धक्के खाए हैं उसको ही समझ है। और उसके बाद में मैं आपको बता दूं कि 99 बड़े बड़े प्रेडिक्टर होते हैं, उनका भी सही नहीं जाता है। वो भी केवल एक अंदाजा ही लगाते हैं। उसी प्रकार से अंदाजा लगाते हो तो हम तो कम से कम बेसिक और फंडामेंटल का आप देखिए हमने कितनी एक्यूरेट आपको नॉलेज दिया हुआ है। तो उसको लेकर के आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि यस, आप आदमी को समझ में आ जाता है कि अगले आदमी की मंशा क्या है। तो उस मंशा को आप देखिए, उनमें इतने सारे वीडियोज में कितनी आपको निष्पक्ष रूप से, निर्विवाद रूप से, निस्वार्थ रूप से आपको वो जानकारियां दी गई हैं। उसका आप लाभ कमाइए और आपके क्वेश्चन में ही आपका जानकारी छुपी हुई है। और मैं एक लाइन में बोलना चाहूंगा, यस आप अकुमुलेट करिए। मींस आप जो बोल रहे हैं कि ऐड करना चाहिए, यस आपको अकुमुलेट करना चाहिए, बट लमसम ज्यादा नहीं डालिएगा। एसआईपी के जैसे ही आप अकुमुलेट करते रहिए। एक साथ में इस समय ज्यादा चंक डालने से थोड़ा सा क्या होता है कि टाइम ज्यादा लग जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आज के टाइम पर जो डालेगा वो लंबा टाइम देगा तो वो नुकसान में, बहुत ज्यादा नुकसान में जाएगा। लेकिन थोड़ा सा क्या होता है, फिर वो सुकून नहीं रहेगा। पीस माइंड से जब इन्वेस्टिंग होती है तब जाकर के फिर तब मजा आता है। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जानकारी समझ में आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच। ओके धनंजय सर नमस्कार। उसके बाद में ओके इज 9 KY हैं। आपके द्वारा दी जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। क्या आने वाले समय में ऑटो सेक्टर चल सकता है? देखिए सर, ऑटो सेक्टर तो अपने आप में एक सेक्टर है, लेकिन इस समय ऑटो सेक्टर की हालत काफी खराब है ये मैं मान लेता हूं, क्योंकि गाड़ियां देखिए यार्डों में उनके लगी पड़ी हुई हैं, ऑफर पे ऑफर निकल रहे हैं। तो ये आप लोग खुद देख रहे हैं। देखिए अभी जैसे ये गेम खेला, मारुति ने गेम खेला जो यूपी वाला हुआ, उसके बाद में टाटा और महिंद्रा ने भी अपने गाड़ियों के रेट डाउन करे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप देखिए, अगर आप सेक्टोरल फंड में कुछ निवेश करना चाहते हो तो अभी 5 सालों के लिए आपका जो गवर्नमेंट का फोकस रहेगा वो मैं आपको बताऊं कि आपके गवर्नमेंट का देखिए रूरल डेवलपमेंट पे अब एक तो फोकस रहेगा, रेलवेज पर फोकस रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस रहेगा, पावर सेक्टर पर फोकस रहेगा। तो इन सारे सेक्टर्स पर देखिए गवर्नमेंट का जब तक वो बोलते हैं ना कैपेक्स, जिसको बोलते हैं ना कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो गवर्नमेंट का मद का पैसा कहां पे जाने वाला है, उन चीजों को सोच करके हमने सेक्टर को चूज करना है। क्योंकि सेक्टोरल फंड हमारा क्या होता है, शॉर्ट टर्म गोल के लिए हम लोग लगाते हैं। अगर वो उतने दिन में चल गया तो उसके बाद में फिर निकाल लेंगे। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं कि सेक्टर देखिए, रियल एस्टेट सेक्टर कितने दिन इंतजार करवाया है। कई सारे मैं नामी गिरामी कंपनियां बताऊंगा जिनके शेयर चलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। जैसे हीरो का आप देखिए 2700-2800 रुपया मैं कितने दिन से देख रहा हूं, कोविड के पहले से देख रहा हूं, वहीं पर था वहीं का वहीं है। HUL का ले लीजिए, उसका जो शेयर का प्राइस जहां था वहीं पर। ऐसा नहीं है कि वो नहीं चलेगा, 2 साल में, 4 साल में, 8 साल में, 10 साल में जब वो चलेगा तो 10 साल का रिटर्न एक बार में दे देगा। बट उतना इंतजार कहां कर पाएंगे। तो जिस तरफ कैपेक्स का मतलब जो है ये कैपिटल एक्सपेंडिचर जाने वाली है गवर्नमेंट के, उसमें आप जरूर दांव लगा सकते हो। उसमें अगर आप लगाते हैं तो अच्छी बात रहेगी। ऑटो सेक्टर आई थिंक कि मतलब इस समय लगाना उचित नहीं रहेगा मेरे हिसाब से, एज पर माय पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी
आप जो है खुद भी देख सकते हैं। अगर मेरा मान रहे हैं तो रेलवेज में लगाइए, इसमें लगाइए। डिफेंस सेक्टर में अभी लोगों ने लगाया था काफी सारा, उन्होंने प्रॉफिट लिया है। वैसे 5% से 10% से ज्यादा किसी भी सेक्टर में मत लगाइएगा। लोग जा रहे हैं, हो सकता है वो सेक्टर वहां पर उनको थोड़ा सा देर तक, ऐसा नहीं है कि वो सेक्टर नहीं चलेगा, लेकिन फिर बात वहीं पर आ जाती है कि वो कितना टाइम इंतजार करवाएगा, वहां पर बात आ जाए। जैसे मैंने अभी देखिए, मैं खुद, मेरे पास आईटी सेक्टर है और आईटी सेक्टर 3 साल से कोई इतना बड़ा रिटर्न नहीं दिया। उसी के साथ ही दूसरा मेरे पास फंड था, उसने 3.5 गुना कर दिया है और इसने अभी तक डबल से 2.5 गुना ही किया है। तो मतलब जो है इतना ज्यादा फर्क पड़ जाता है। यस, मतलब जो है कि कहाँ ये 19% का इसमें वो चल रहा है, CAGR चल रहा है, और अब जाकर के 19% हुआ, नहीं तो 13 से 14% था आईटी सेक्टर का। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, उससे कम तो मेरा हुआ ही नहीं 10-11 से। और क्योंकि अच्छे टाइम पर बाई किया था, उसके बाद में एक्यूमुलेट करना शुरू कर दिया जब नहीं चल रहा था। तो आज के टाइम पर उसमें 19%, आज मैंने अपने पोर्टफोलियो का रिव्यू किया था ज्यादा दिन पर। वहीं पर उसके साथ का दूसरा फंड है, उसमें 35% का CAGR, 33% से कभी डाउन ही नहीं हुआ है। तो इस टाइप से है कि अगर आप जो है सही चॉइस कर लेंगे और सही पर बाई हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा रिसर्च जरूर करिएगा। ये मेरी मतलब जो है सलाह है। अच्छा, उसके बाद में रामचंद्र प्रसाद जी बोल रहे हैं, सर जी MP ने सरकार को सुझाव दिया कि म्यूचुअल फंड के इक्विटी फंड में 3 साल बाद निवेश को टैक्स फ्री कर दिया जाए। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए टाइम पीरियड को 1 साल से 3 ईयर बाद कर दिया जाए। सर जी, इस तरह के निवेशक की रिडीम करने की स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी, प्रत्येक निवेश 3 साल तक लॉक हो जाएगा। इस पर कुछ प्रकाश डालें। सर देखिए, लॉक होने का तो ये आपका है, अभी आपकी कोई AMC आपको क्या दे रही है, 15 दिन का टाइम दे रही है किसी फंड में, पर्टिकुलर फंड में। किसी फंड में वो 1 साल का कम से कम टाइम देने, कोई 2 साल 3 साल का भी कर रहे हैं। वो आपके फंड मैनेजर के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, आपने भी देखा होगा। पहला चीज तो ये हो गया। रही बात सरकारी टैक्स की, लॉन्ग टर्म की और शॉर्ट टर्म की, तो लॉन्ग टर्म का MP ने अभी इसका सजेशन दिया है। अभी ये जाएगा, विचार होगा, कमेटी इस पर विचार करेगी, उसके बाद में कोई बात हो पाएगी। सेबी में कोई भी रूल ऐसे नहीं पास होता, वो 2-3 स्टेजों से गुजर करके तब उसके बाद में पास होता है। तो अभी देखते हैं, अभी कुछ कहना इसमें प्रीमेच्योर होगा, ठीक है ना। सवाल आपका अच्छा है, जानकारी आपकी अच्छी है, लेकिन यह क्या होता है, ये एक सजेशन है। अभी इस सजेशन में इम्प्लीमेंट होने दीजिए, इसको आने दीजिए, फिर उसके बाद में इस पर चर्चा करी जाएगी। अभी आप निवेश करने के बारे में सोचिए और उसके बाद में उस पर कमाई के बारे में सोचिए। टैक्सेशन तो कमाई होगी तो कोई बात नहीं है, इक्विटी में फिर भी टैक्सेशन आपका रिलैक्स रहेगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। क्यों? क्योंकि आप एक जोखिम लेते हैं इसमें, और ये जोखिम आपको सरकार मैं आपको एक बात बताऊं इक्विटी का, आप देखिए, आप जाइए इक्विटी पर, अभी आप जो है आप कोलेटरल लीजिए, आपको कोलेटरल तुरंत मिलेगा कोलेटरल। आप उसके बाद में जो आपका निवेश है, कोलेटरल आपको टोटल मिलेगा। उसके बाद में आप जाइए इस पर लोन लीजिए, लोन भी आपको मिल जाएगा इस पर। वहीं पर अगर आपको टैक्स देने की बात आएगी तो फिर क्या होगा, ना भैया ये तो रिस्क के अधीन है। तो इक्विटी का कुछ ना कुछ तो फायदा है ही है, इसमें कोई भी संदेह नहीं, क्योंकि आपने जोखिम लिया हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि सरकार आपको कहीं पर भी दबाव में डाल देगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी नियम आए, और ऊपर से मैं आपको एक बात बताऊं, हमारा आपका तो क्या पैसा है, हमारा आपका तो क्या पैसा है। 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, बहुत बड़ा अगर इन्वेस्टर होगा वो 2 करोड़ या 3 करोड़ होगा। 5 करोड़ वाला भी म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं करेगा। 1 करोड़ से ऊपर वाला भी मेरे ख्याल से वो जो शेयर में भाग जाएगा। हमारे जैसा ही रहेगा, जो कि मतलब जो है उसको ज्यादा वो नहीं लेना चाहता, पीस माइंड से अपना जो है निवेश करना चाहता है, वही रहेगा, अपना टिका रहेगा। नहीं तो सीधे डायरेक्ट शेयर में और इसमें जो है अपना गेम खेलना शुरू कर देंगे। क्योंकि तो अब आप खुद समझिए कि अगर इतने बड़े बड़े लोग इक्विटी में हैं, चाहे वो शेयर वाले हों चाहे वो इसके वाले हों, तो वो कहीं ना कहीं तो अभी सरकार कितना उगाएगी भाई, उसको तो चाहिए, तो पैसा तो चाहिए। अब उसके बाद में टैक्सेशन केवल हमारे ऊपर ही नहीं लगेगा, टैक्सेशन जो रेड कारपेट बिछाया जाता है FIIs के लिए, उनके लिए भी तो रहेगा। तो सरकार को इस पर सोच विचार करके जनहित में ही फैसला लेना पड़ेगा। तो इसके लिए आई थिंक कि चलने दीजिए प्रपोजल, आप अपने निवेश पर फोकस कीजिए। अगर कमाई होगी तो ठीक है, टैक्स देंगे, टैक्स उसमें जाएगा, नेशनल हेल्थ में जाएगा। पहले हमारी कमाई तो करवाओ यार, वैल्यूएशन तो बढ़ाओ, कंपनियों का इंफ्रास्ट्रक्चर तो बढ़ाओ, रोजगार तो जनरेट करो, और उसके बाद में अपना एक्सपोर्ट तो करो। जब हम जो हमने लगाया हुआ उस पर हमारा इतना गुना अगर प्रॉफिट जाएगा तो यस वी विल पे द टैक्स, व्हाई वी विल नॉट पे टैक्स।
हम लोग अगर मान लिया मिडिल क्लास वाले हैं तो हमारा दिल इतना जो है इतना छोटा थोड़े है। हम तो सबको लेकर के चलते हैं भैया, ऊपर वाले को लेकर के चलते हैं, अपने से नीचे वाले को लेकर के चलते हैं। हम तो ऊपर वाले को बोलते हैं ठीक है भैया तुम जाओ यार, कम से कम इनको भी साथ में हम लेकर के चलते हैं। तो हमारा तो जो है दिल बहुत बड़ा है। तो बात को समझिए, ठीक है ना, चलने दीजिए, कोई बात नहीं है, और उसके बाद में फिर देखेंगे, ठीक है ना। और अभी भी अगर आप जो संतुष्ट नहीं है तो उसके बाद में देखेंगे। गुजरात बंधु सर फिर इन्होंने वोलाटिलिटी एंड मार्केट के उस पर इन्होंने वो किया है, थंब दिया है। एंड परिवार यानी कि आपके सब्सक्राइबर जल्दी 5000 के पार हो जाए ऐसी उम्मीद और प्रार्थना करता हूं। थैंक यू गुजरात बंधु सर, हम आपकी क्या बोलते हैं प्रार्थना और जो है वेल विशेष की तहे दिल से कद्र करते हैं। और रही बात की ठीक है, अगर वो बोलते हैं ना कि मतलब जो है सच में बहुत बड़ी आवाज होती है, दिल की बात दिल से लगती है, तो सच्चाई और ईमानदारी से ये मेरी माता जी की सीख है, नो प्रॉब्लम। एंड सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर लोगों की गाड़ी कमाई का पैसा सही जगह पर लग रहा है और वो अच्छा खासा अगर गेन पा रहे हैं तो वही मेरे लिए सबसे बड़ा रिवार्ड है। बाकी तो आप लोग तो हैं ही हैं जो है करने के लिए, अपना सपोर्ट करने के लिए। इतनी बड़ी टीम हो गई है तो देयर इज नो प्रॉब्लम। हमने तो अपना जीरो से स्टार्ट करा था और कभी भी हमने ये नहीं सोचा, जो है उसी लिहाज से मैं उसी प्रकार से अपना मेहनत करता जा रहा हूँ। देयर इज नो प्रॉब्लम, मेरे मेहनत में कोई कमी नहीं है। वो आप लोग हैं, आप लोग जाने, आप मतलब जो है जो इतना बड़ा जिसका, और जो है धीरे धीरे लोग आते ही जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं, कोई इतना ज्यादा इस पे मतलब जो नहीं करना है। हाँ, लोगों का कहीं ना कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो जल्दीबाजी में कोई गलत निर्णय ले ले, वो होता है। अभी हम कर लेते हैं सब्जेक्ट पर चर्चा, आज की महंगाई का। देखिए महंगाई में 3-4 आम फैक्टर हैं जिन्होंने असर डाला है, जिसकी वजह से ये बात आई। सबसे पहले क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल देखिए दोस्त, क्रूड ऑयल तेल का खेल बहुत बुरा होता है और इसमें तेल के खेल में अमेरिका इन्वॉल्व होता है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, और अच्छे से इन्वॉल्व होता है। ये सबसे बड़ी बात, आप इसका ध्यान रखिए कि इसमें तेल के खेल में कहीं ना कहीं कि बड़े जो ये वाली कंट्रियां हैं ना, उनका गल्फ कंट्रीज का तो होता है, उसके बाद में वो तेल के खेल में सबसे बड़ा वो भागीदार है, नंबर 1। सोने के खेल में वो भागीदार है, डॉलर के खेल में वो भागीदार है। मैं बिल्कुल जो बोल रहा हूँ कि जो मेरी अपना समझ है, जितनी मेरी नॉलेज है, तो उसका लेकिन इफेक्ट किस पे पड़ता है, सबसे ज्यादा हमारे ऊपर इफेक्ट पड़ता है। बिकॉज हम मैक्स टू मैक्स ऑयल जो है इंपोर्ट करते हैं, और इंपोर्ट करते हैं तो डॉलर में इंपोर्ट करना पड़ता है। अगर हम महंगा खरीदेंगे तो हमारा क्या होगा, कई सारी चीजें महंगी हो जाएंगी। नंबर 1, एक तो ये हो गया, तेल हो गया। दूसरी चीज क्या हुई, सबसे पहले देखिए आपके किसका दाम बढ़ा, दूध का दाम बढ़ा सरकार के आने के बाद में। दूसरा, तीसरा आप देखिएगा मोबाइल के डाटाज आपके बढ़े हैं, ठीक है ना, डाटाज बढ़े हैं जो कि जनता को काफी ज्यादा इफेक्ट करी है, क्योंकि आज के टाइम पर सबके पास मोबाइल है। अभी BSNL का इशू चल रहा है, टाटा के साथ कोलैबोरेशन हो रहा है, अब देखते हैं इसमें क्या निकल करके आता है, क्योंकि कंपटीशन जो है ना वो खत्म कर दिया गया था कहीं ना कहीं। तो अगर ये BSNL का कोलैबोरेशन हो जाता है तो फिर उसके बाद में इस पर जनता को राहत। मेन बात क्या है कि मैं जनता पर, आम लोगों की राहत पर अपना मत व्यक्त कर रहा हूँ। ये कोई वो नहीं है, किसी प्रकार का एक एंटी डिबेट नहीं है, इसको कोई भी अन्यथा में नहीं लेंगे प्लीज। दूसरी चीज क्या हुई, आम जरूरत होती है सब्जी की। सबके घर घर में सब्जी बनती है, चाहे वो वेज हो चाहे नॉन वेज हो, चाहे वो कोई भी हो। तो सब्जी की इस समय सबसे ज्यादा जो है महंगाई निकल करके आई है खुदरा रेट में। सब्जी का रीजन क्या है, अभी मानसून का सीजन आने वाला है और कई जगह पर मानसून आ चुका है। तो सब्जियों का जितना मैंने आपको बताया हुआ, किसान परिवार से हूँ, तो अभी क्या है कि जो लता वाली सब्जी है वो आई नहीं है। बरसात की जो सब्जी जो लता से होती है वो आई नहीं है। दूसरा क्या होता है कि सब्जियां जो होती है ना, एक होती है कि जमीन के ऊपर की सब्जी हो गई, लता की सब्जी हो गई, दूसरी जमीन के नीचे की सब्जी हो गई। तो बरसात के महीने में क्या होता है कि जमीन के नीचे वाली सब्जी हो नहीं पाती है, जिसमें आपका चुकंदर हो गया, रेडिश हो गया, आपका आलू हो गया, एटसेट्रा हो गया। तो आलू वगैरह स्टोरेज वाले हैं, वही चलेंगे। तो ये सब क्या होती है, ठंडियों के दिनों में ये सब ज्यादा पैदावार हो जाती है, या गर्मियों में भी उतनी किल्लत नहीं होती, जहां पर पानी है वहां पर लोग पैदा कर लेते हैं। बट बरसात के मौसम में क्या होता है कि इसकी दोहरी मार पड़ जाती है। मानसून आता है, खेतों में पानी भर जाता है, नहीं हो पाता है। मतलब ये जमीनी हकीकत आपको बता रहा हूं। तो उसकी वजह से सरकार इसमें बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं सकती है, क्योंकि सब्जी आप इंपोर्ट भी नहीं कर सकते हो बाहर से। तो सब्जी आपकी जो पैदावार है, तो तब तक में हमें इंतजार करना पड़ेगा जब तक लता वाली सब्जियां, जैसे तोरी हो गई, घिया हो गया, सरपुतिया हो गया, जो है ये आपका अपना चिचिन्ना हो गया, नेनुआ हो गया, तो ये सारी सब्जियां जब तक नहीं आ जाएंगी तब तक इसकी महंगाई थोड़ी सी रहेगी। विकास क्या है कि आजकल खेतों में पानी लग जाएंगे, तो
अभी ये कई सारे जो फैक्टर हैं वो महंगाई को कर रहे हैं। अभी सरकार जो क्या लेकर के चलती है, 3% से 6% के बीच में अगर महंगाई है तो ओके है, तो वहां पर सरकार के कान खड़े नहीं होते हैं। लेकिन अभी क्या है, 5.8 मतलब 6 के लेवल को अगर थोड़ा सा और हुआ तो 6 के लेवल को क्रॉस कर जाएगा। वहां पर क्या होगा, 6 के लेवल को क्रॉस करने का मतलब है जो आम जनता है, जो ग्राउंड लेवल के जो तबका है, उनके लिए थोड़ी मुश्किल हो जाएगी। जो हैंड टू माउथ, अब हैंड टू माउथ कहना इसलिए उचित रहेगा कि जो रोज अर्न कर रहे हैं, रोज उससे उनका परिवार चल रहा है, तो उस वहां पर थोड़ी सी दिक्कत जमीनी स्तर पर आ जाएगी। तो यहाँ पर जो है महंगाई पर थोड़ा सा क्या होगा कि उससे आपका क्या होगा, बचत। सबसे बड़ी बात क्या होती है, देखिए सर, सबसे वीडियो जो लंबा होने दीजिए आज, क्योंकि कल है अपना संडे है। अब मैं मतलब उसके बाद में जब चर्चा चल गई है तो रोक तो सकते नहीं। सबसे बड़ी बात क्या होती है सर, बचत होती है। अब अगर मान लिया आप कितना भी कमाओ, अगर आपकी बचत नहीं होगी तो उसके बाद में फिर आप तो गरीब तो ही हैं। अब दूसरा क्या होता है कि जैसे जैसे आदमी की इनकम बढ़ती है वैसे वैसे वो अपना लिविंग स्टैंडर्ड या लाइबिस उसकी कुछ ना कुछ ऑटो इंक्रीज हो जाती है। मान लिया आप नहीं करोगे तो आपके परिवार में लोग बोलेंगे क्या आदमी हो यार ये हो करके, तो इस प्रकार से आदमी को करना पड़ता है। तो भाई मेरे मतलब जो है कुल मिला करके मेरे कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जब महंगाई बढ़ती है तो आम जन की बचत में फर्क पड़ता है। बचत में फर्क पड़ेगा तो निवेश पे फर्क पड़ेगा, निवेश पर फर्क पड़ेगा तो आपके कंपाउंडिंग में फर्क पड़ेगा, फिर ओवरऑल ग्रोथ पे फर्क पड़ेगा। और ये बात मैंने बोला हुआ है कि दोस्तों 1 डिकेड हमें दोगे तो कम से कम ये तो दिक्कत नहीं रहेगी। अगर आपने सही तरीके से जितनी चादर है उतना पैर फैलाने की आदत आपने डाल लिया है तो 1 डिकेड में आपको इस लायक तो आप हो ही जाओगे कि घर से अंदर से झोला या पर्ची आएगी तो आपको जेब देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लेकर के आओगे। मेरा मेन एम वो है कि आपके एक तो उस खर्चे पर एक तो असर ना पड़े, आपके दिमाग पर ना सोचना पड़े, दूसरा आपके निवेश पर फर्क ना पड़े। बस इसी के साथ में ही हम अपनी बाड़ी को क्लोज करते हैं। तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को हमने उसी हिसाब से करते चलना है, ठीक है ना। और खास करके माताओं बहनों से हमें सीखना चाहिए उस चीज को, जहां जहां पर वो लोग किलो भर लेती हैं। तो जैसे जैसे जब महंगाई आती है, हमारी भी माँ बहन इस चीज को करती आई थी और करती आई हैं, अभी भी करते हैं, हमारे समझाने के बाद में भी नहीं। फिर वो वहां पर पाव और आधा किलो में काम चलाना स्टार्ट कैसे चला लेती हैं वो लोग, वो जाने। हमसे द बेस्ट मैनेजर हमारी माताएं बहनें हैं। तो हमें भी उस चीज को सीखना है। जैसे जैसे महंगाई का ग्राफ बढ़ता है वैसे वैसे हमें थोड़ा सा अपनी जरूरतों को कम करना हमें सीखना चाहिए। ये बहुत ही प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूँ, हो सकता है कि किसी को इस पर मतलब ऐसा भी ना लगे। अगर लगेगा तो जरूर बताइएगा। अगर ये बिलो द स्टैंडर्ड हो रहा है तो मेरा काम है आपको आगाह करना, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं कंपाउंडिंग जुड़ेगी। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट अपनी SIP किसी भी कीमत पे आप लोग नहीं रोकेंगे। कितनी भी महंगाई आने दो, उसको रोकने की कोशिश नहीं करेंगे। फिर देखते हैं अभी आगे क्या होता है। तो दोस्तों इसके साथ ही मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। और जानकारी अच्छी लगी है तो यार रिवार्ड जरूर करना, लाइक से सब्सक्राइब। जैसा कि गुजरात बंधु सर ने बोला है तो मैं आप लोगों से भी उम्मीद करता हूं कि यस बिल्कुल उन्होंने बहुत ही पॉजिटिव वे में इसको लिया है। एंड आई होप, मैं एक बार फिर गुजरात बंधु सर आपका तहे दिल से आपके फीलिंग्स का, आपके वेल विशेस का सम्मान करता हूं, उसको एक्सेप्ट करता हूं, कबूल करता हूं, ठीक है ना। और इसके साथ ही अपने शब्दों को विराम देता हूं। मिलते हैं कल सवेरे किसी और सेशन में। थैंक यू वेरी मच।